हेलो एवरीवन, आप सभी का आज एग्जाम हुआ है सामाजिक विज्ञान का। आज हम एग्जाम से वहाँ से वापस आए हैं, तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए इसके लिए डाल देना चाहिए पेपर के लिए कि पेपर किस प्रकार से हुआ है। पेपर देखिए, आपकी दृष्टि से थोड़ा सा आपको हार्ड जरूर लगा होगा, बट पेपर बिल्कुल ईजी है। थोड़ा सोच पे डिपेंड था, बट पेपर सारा इजी है। सोचते और लिखते बिल्कुल ऐसा पेपर था। सोशल साइंस का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छे दिए थे। लेकिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर की है कि ज़्यादातर पेपर जो OMR शीट भरने में, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है ये। और आज भी बच्चे करते हैं इतने एग्जाम देने के बाद, जबकि OMR शीट की मैंने सबसे पहली वीडियो उसमें डाल रखी है कि आपको OMR शीट किस तरह से भरनी है, आपको उसी तरह भरनी थी। तो देखिए, सबसे पहले OMR शीट पर ये 20 क्वेश्चन करने थे, उसके पहले मैं पेपर में बताती हूँ। इसके बाद संपूर्ण आंसर के साथ आपको पूरा पेपर बताने जा रही हूँ। ये आज का ही सेट है 2023 जो आज पेपर। इसमें आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी में आया है आपके लिए। निम्नलिखित को कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। नेपोलियन युद्ध, वियना स्वतंत्रता के लिए ग्रीक संघर्ष और ऑटोमन साम्राज्य में शराब राष्ट्रवाद। तो देखिए, इसका सबसे ज़्यादा सही जो सटीक आंसर है वो फर्स्ट है। और दूसरा देखिए, इसमें दिया है कैलाशनी देवी ताराबाई शिंदे पंडिता रमाबाई के लेखन के बीच में निम्नलिखित में कौन से पहलू समान था। इसमें ये बताया तीनों लोगों ने किसका योगदान सबसे ज़्यादा दिया है। जो हमारी रमाबाई रही, ताराबाई शिंदे रही, और इन लोगों ने कौन सा सबसे अच्छा योगदान दिया था। तो इसमें देखिए सबसे बी इसमें सटीक आंसर है, महिलाओं के अनुभवों पर प्रकाश डालना। इन्होंने महिलाओं के पढ़ाने लिखाने के लिए सबसे ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया, और महिलाओं के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय कार्य किए। और इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, व्यापार के प्रभाव में ऐसे 3 महत्वपूर्ण विकास हुए जिन्होंने पूर्व आधुनिक दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत की पहचान कीजिए। इसमें देखिए गलत बताया है, तो जो सही है, सबसे पहली बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति लाइफ में कार्य करता है। व्यापार, ये भी सही है। श्रम का प्रभाव, ये भी आपका सही है। पूंजी का प्रभाव, ये भी आपका सही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसमें श्रम मेहनत लगती है। और इसके बाद पूंजी का प्रभाव होता है। और इसके बाद सबसे जो गलत है आंसर, इसमें प्रौद्योगिकी का प्रभाव जो है, ये गलत आंसर है इसका। और इसके बाद आप फोर्थ देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन में सुधार किया। तो आप सबसे ज़्यादा जानते हैं जो हमारे जेम्स वाट रहे, उन्होंने भाप के इंजन का सुधार किया था। उन्होंने भाप के इंजन के बारे में बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु का उदाहरण है। तो देखिए बॉक्साइट, ये सबसे सटीक आंसर रहा। और इसके बाद इसमें ये बताया है कि यही एक ऐसा उदाहरण है बॉक्साइट जो कि नहीं रहा। बाकी देखिए तांबा भी बताया गया, जस्ता भी बताया गया, और निकिल भी। लेकिन सबसे सटीक आंसर अगर आप लगा सकते हैं तो तांबा, क्योंकि तांबे के साथ में लौह धातु हमेशा रहती है। तो इसमें तीनों का निर्माण बताया गया है, लेकिन बॉक्साइट जो है इसमें नहीं रहा। तो आप सबसे पहला आंसर लगा सकते हैं। निकिल भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन इसमें अगर पहला लगाएंगे तांबा, वो भी ठीक है। तो ये दो में से आप कोई सी लगाएंगे, दोनों ठीक है। और इसके बाद आप छठा देखेंगे, मिलान के लिए ये आया है। देखिए जैव, वन्यजीव, नवीनीकरण, और इसके बाद सौर ऊर्जा, अनवनीकरण, इसके बाद कोयला। तो देखिए इसमें तीसरा जो है हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान करता है। तो इसमें भी देखिए तीसरा जो है सबसे ज़्यादा सटीक आंसर है इसमें, जिसमें क्रिस्टलीय लौह का प्रसार होता है। और इसके बाद आप 8वां देखेंगे। 8वें में निम्नलिखित में से इसका मानव सूचकांक सबसे बेहतर रहा है। तो देखिए भारत का मानव सूचकांक सबसे ज़्यादा बेहतर रहा है, ये भी इसके अंदर है। इसके बाद आप देखेंगे 9वां, इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों दिए हुए हैं। लेकिन इसमें अगर आप लगाएंगे तो प्राथमिक सकल घरेलू उत्पाद आपका GDP से संबंधित है, इसलिए इसमें प्राथमिक आप लगाएंगे। भारत में 1991 में नियमों का उदार क्यों बनाया हुआ। तो देखिए क्या किस लिए ऐसा पूछा गया इसमें। 1991 में व्यापार के नियमों को उदार क्यों बनाया है। तो देखिए सरकार चाहती थी कि सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय मिले, चाहे कोई निम्न जात का हो, चाहे उच्च जात का हो, किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो, किसी की तरह से किसी को वंचित ना किया जाए और सभी को समान अधिकार मिले, इसलिए ये 1991 में बनाया गया था। और इसके बाद आप देखेंगे 11वां, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसमें सबसे सटीक आंसर है तीसरा, इसके मापन के लिए लंबी उम्र, साक्षरता के प्रति व्यक्ति आय मापदंड। और इसके बाद आप देखेंगे
फोर्थ ये है विश्व बैंक जीवन की गुणवत्ता के आधार पर मानव जीवन की रिपोर्ट तैयार करना, अर्थात इसका डी ठीक है चौथा। इसके बाद आप देखेंगे 12वां में पूछा गया निम्नलिखित आंकड़ों को पढ़िए और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें ये पूछा गया है हरियाणा, केरल, बिहार कुछ राज्य हैं, इनकी तुलना पूछी गई है। तो देखिए इसमें पूछा गया राज्य, शिशु दर, साक्षरता और निवड उपस्थिति उत्पादन, इसमें 100 दिया है। तो इसमें से इसको हरियाणा को अगर आप माइनस कर देंगे तो इसमें देखिए निकल के आया है 39, ये पहला, ये इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कारखानों के श्रमिकों के विकास का कौन सा लक्ष्य बेहतर है। तो देखिए इसमें बताया है बेहतर वेतन। जो श्रमिक हैं उनकी जिंदगी का सुधार तभी हो सकता है कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। श्रमिकों के सुधार इसीलिए नहीं हो रहे कि उनको जगह जगह पर कहीं पर उन्हें बेहतर वेतन न मिलकर कम वेतन दिया जाता है। निम्नलिखित है कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो इसमें देखिए द्वितीय क्षेत्र बताया है दुग्ध विक्रेता। वैसे ये प्राथमिक भी ठीक हो सकता था, लेकिन बट इसमें दिया है कि फूल की खेती करने वाला। तो फूल की खेती करने से हमारी कभी भी तरक्की नहीं होगी। तो इसमें ये सबसे सटीक आंसर जो है द्वितीय क्षेत्र है दुग्ध विक्रेता जो है। इससे जैसे जगह जगह पर डेयरी खोली गई है तो इससे लोग अपना विकास कर सकते हैं। सत्ता के बंटवारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए सेकंड देखेंगे विभिन्न समूहों में संतुलन और सामंजस्य बनाना, ये भी है। इसके बाद आप थर्ड देखेंगे सामाजिक समूह के बीच में संघर्ष की भावना को कम करना, और इसके बाद सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का सार है, इसमें भी बताया। तो ये 3 जो बी नंबर इसका है ये बिल्कुल ठीक आंसर इसका है। और इसके बाद आप देखेंगे 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। 16वां आप देखेंगे इसमें बताया गया है कि कथनों में से ए और आर में से कौन सा कथन सही है पढ़कर बताइए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ए दिया हुआ है, इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की अपेक्षा व्याख्या करता है। तो इसमें सबसे सटीक आंसर जो है ए जो है वो गलत है, ये आर सही है। आर जो है वो सही है क्योंकि आप जानते हो कि श्रीलंका में तमिल डच भाषा बोली जाती है, इसलिए ये सही नहीं है। फर्स्ट इसमें आर सही है तो इसलिए ये डी सही है। इसके बाद 17 आपका आया है ए और बी में सही विकल्प का चयन कीजिए। बैंक और कृषि, शिक्षा और कंप्यूटर, इसका सटीक आंसर 3 है, आप देख लेंगे 3 इस पे बिल्कुल सही आपका है। इसके बाद 18 आप देखेंगे बॉक्स में दी गई जानकारी के आधार सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था की पहचान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इन तीनों में से देखिए एकात्मक संघीय सरकार, जब सरकार हमारी एक हाथ में होगी तो सबसे अच्छा शासन चलता है, लेकिन लोगों के हाथों में होकर हमारे देश का शासन अच्छा नहीं चल पाता है, इसलिए इसमें एकात्मक सरकार बताई है। तो इसका बी सही सटीक आंसर है। इसके बाद आप 19वां देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश की 2 दलीय व्यवस्था है जिसमें 2 दलीय शासन है। तो ये अमेरिका की है, आपको देखने को मिलेगा अमेरिका की 2 दलीय व्यवस्था है। विश्व में अधिकतर लोग किस प्रकार की सरकार का पसंद करते हैं, किस प्रकार की सरकार पसंद करते हैं। तो आप जानते हैं लोकतंत्र की सरकार, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा जनता की भागीदारी होती है, जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है वो सरकार ठीक नहीं होती। सबसे ज़्यादा हम पसंद करते भी हैं और सभी लोग जानते हैं लोकतांत्रिक सरकार सबके लिए बेहतर होगी। और इसके बाद आप खंड खा देखेंगे अत लघु उत्तरीय प्रश्न, देखिए कितने इजी है और कितने इजी तरह से आपको करने चाहिए थे, जिसे आप देखकर समझ जाएंगे कि कितने इजी आंसर आए हैं। देखिए इसमें सबसे पहला 21वां क्वेश्चन जो आपका आया है 2 नंबर का आया है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना था, इसमें केवल आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी थी और इन्हीं के ऊपर डिपेंड करके आपको लिख देना था। सबसे पहले इसमें बताया अनुबंधित श्रमों की भर्ती के लिए यूरोपीय लोगों द्वारा अपनाई गई 2 विधियों की व्याख्या कीजिए। जो यूरोप में लोग रहते हैं उनके बारे में पूछा गया है, लेकिन आपको एक बात पता है सिर्फ इसमें क्या पूछा गया, श्रमिक। तो श्रमिक कौन होते हैं, जो हमारे मजदूर हैं। तो मजदूरों को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि उनको अच्छा वेतन मिले और उन्हें समय से वेतन मिले, उनके जीवन के लिए सबसे अच्छा है। और यूरोपीय व्यवस्था जो है श्रमिकों के लिए ज़्यादा अच्छी साबित नहीं हुई, आप सभी लोग जानते हैं, आपने पढ़ा भी है आगे। तो इसी के बारे में बस आपको केवल 2 नंबर का लिखना था। और ये दूसरा वाला तो और भी देखिए इजी आया है, जो आपने पिछली साल 3 सालों से इसे ही आप देखते आ रहे हैं। आप इसे न करके आप दूसरा भी करना चाहिए था। भी देखिए क्या दिया, 16वीं शताब्दी के मध्य में चेचक किस प्रकार के स्पेनिश विजेताओं का सबसे शक्तिशाली हथियार साबित हुआ है, व्याख्या कीजिए। आप लोग बस पढ़ने के बाद ये कहते हो मुझे आता नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम इजी है। क्या बताया, चेचक के देखिए अभी महामारी जो फैली थी हमारी, जो आया था ये कोरोना वायरस, इसमें कितने तरह के टीके लगाए गए हैं और इस टीकों में देखिए
सबसे ज़्यादा हमारे जो टीके हैं ये विजेताओं का सबसे शक्तिशाली हथियार रहा, जिसमें इतनी बड़ी महामारी पर भी हम लोगों ने काबू पा लिया और देखिए सभी लोग ठीक हो गए। उसी के बारे में आपको लिखना था, लेकिन आप लोग सोचते हो मैंने कॉपियों भी नहीं पढ़ा। केवल पेपर इस पर डिपेंड होता है कि आप इसके बारे में जानते क्या हैं। आपको इसी तरह आंसर देना था। और तीसरा देखिए, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। आप देखते हैं अगर कृषि नहीं होगे तो हमारे उद्योग धंधे नहीं चलेंगे, हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो ये बात सभी जानते ही हैं कि बिल्कुल सही है, क्योंकि कृषि जब वहाँ से कमाएंगे तभी जितने भी नौजवान हैं, जितने जॉब करते हैं वो सभी खाते भी हैं। तो वहाँ से और जितने गन्ने होते हैं, गुड़ बनता है, इसके बाद विदेशों में जाता है, यहाँ से चाय जाती है और विदेशों से सामान इधर आता है, इधर से वहाँ जाता है। तो आदान प्रदान किया जाता है हमारी कृषि के माध्यम से भी, और अन्य चीज़ों का भी। बस उसी के बारे में आपको लिखना था। और तीसरा आपका बताया, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप सभी जानते हैं घर में अगर 4 बच्चे हैं तो सबका अपना अलग अलग लक्ष्य होता है, अलग अलग सोच होती है। सब अपने अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या बनना है, मुझे कैसा पढ़ना है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा, सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं। इसी के बारे में उदाहरण के साथ कथन पुष्टि कीजिए। इसी के बारे में पूछा है कि 4 लोग जब एक घर के सेम नहीं हो सकते हैं तो देश तो बहुत बड़ा होता है। इसमें जितने लोग हैं सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी सहमति होती है। तो बस इसी के बारे में लिखना था। पेपर बहुत ईजी था, लेकिन आप लोगों को ये लगा बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं था। और देखिए हमारे समाज में महिलाएं भिन्न तरीके से भेदभाव का सामना करती हैं। किन्हीं 2 तरीकों की व्याख्या कीजिए। आप देखते हो कि महिलाओं के साथ जन्म से ही आज बेटी ही बेटी की दुश्मन है। ज़्यादातर आज नहीं है, आज तो सारी महिलाएं बहुत ही ज़्यादा साक्षर हैं। बेटियों को बराबर कंधे से कंधा मिलाकर, जब से हमारे भीमराव अम्बेडकर ने सबसे बड़ा कदम उठाया है, तब से सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। बराबर जॉब करती हैं, घर में करती हैं, बाहर करती हैं। लेकिन इसके बाद भी पहले की ये बातें पूछेंगी। पहले भेदभाव था कि लड़की थी घर के काम करेगी, लड़का था तो बाहर के। और लड़कियों के लिए कोई सुविधाएं, विद्यालय नहीं थे, विद्यालय उनको पढ़ाया नहीं जाएगा। इनकी शादी 18 वर्ष नहीं 12 वर्ष 10-11 वर्ष में बोझ समझकर कर दी जाती थी। इसके कारण लड़कियों को बहुत कुछ देखना पड़ा। तो इसी के ऊपर है जो आपको ये टीचर लगातार पढ़ाते आए हैं। मैंने तो शायद हर बार ये बताया है कि लड़के लड़कियों का भेदभाव हमेशा से चला आया है। बस वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं तो आप लोग समझ लेते हो कि मुझे आता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बस वही है कि और कहीं वेतन, जब जॉब करने जाती हैं तो उसी जॉब के लिए जो पुरुष जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा वेतन दिया जाता है, महिलाओं को कम। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब बराबर पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार लेडीजों को मिला है, और सारे कार्य करने का, घर से लेकर बाहर तक सारी जिम्मेवारी निभाने का। अब ऐसा नहीं है, लेकिन पहले था भेदभाव, लेकिन अब ना कोई लेडीजें ही भेदभाव नहीं करती हैं। वो बेटी और बेटे में बराबर का अधिकार मानती हैं, और तब से ऐसा नहीं है। अब आप गा देखेंगे, आप जो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं जो 3 नंबर के, उसे आप देखेंगे। अब देखिए आपके लघुत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर वाले हैं वो आपके इस पे आ रहे हैं, आप देखेंगे। देखिए 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवाद का विचारधारा से संबंधित थे। इस कथन की फर्क कीजिए। तो देखिए इसमें क्या बताया, 19वीं शताब्दी 1947 से जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब तक सभी विचारधाराएं बिल्कुल अपने देश के लिए मिलती जुलती हैं। आपने देखा है लाला लाजपत राय रहे, हमारे भीमराव रहे और गांधी जी रहे, ये उदारवादी नेता थे और इन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया। बस उसी के बारे में आपको इसमें लिखना था। और दूसरा आपका है कृषि के विकास के लिए किए गए 3 संस्थागत सुधारों की व्याख्या कीजिए। पहले हमारी कृषि कैसी थी? पहले 3 पीढ़ियों से पहले हमारी कृषि ऐसी थी, कुछ होता ही नहीं था। लेकिन आज देखिए अच्छे खाद, अच्छे बीज, हमारी ये सोसाइटी बनाई गई है, इसमें प्रत्येक साल नए बीज, नए खाद, इनका सबका आदान प्रदान किया गया और इसके कारण नई नई जगह से अच्छे बीज आए और इन सबके विकास के कारण आज हमारी कृषि में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। जहाँ पर पहले 1-2 बोरा अनाज होता था, अब बहुत ज़्यादा खैर होने लगा। पहले परिवार जितना था उससे ज़्यादा अब बढ़ता चला रहा है। ज़मीन तो नहीं बढ़ी, लेकिन परिवार लगातार बढ़ता ही आ रहा है। लेकिन उसी ज़मीन में देखिए आज भी उतने ही गुजर, खाना पीना सब हो रहा है। तो वही बताया है कि पहले की अपेक्षा ये सोसाइटी ऐसी आई है कि इन्होंने कृषि में बहुत ज़्यादा सुधार किए। पहले क्या होता था, लोग बहुत दिनों तक गेहूं की कटाई करते थे, अब देखिए ट्रैक्टर आ गए और इसके बाद अच्छे बीज, खाद के साथ साथ ट्रैक्टर आ गए हैं। जगह जगह खाद बीज हुए, जुताई बवाई और सिंचाई के लिए अच्छे ट्यूबवेल, नहरों की, इनकी सबकी व्यवस्था हो गई है। इसके कारण हमारे देश में बहुत ही अच्छे से कृषि का साधन अच्छा हो गया है। और सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के किस प्रकार से जुड़ी है? वैश्वीकरण हर एक साल पूछा जा रहा है, 3 साल लगातार हो गए ये क्वेश्चन आता जा रहा है। तो आपको बताया वैश्वीकरण, जिसमें जितनी भी हमारे देश की अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में सब बताया गया है कि जीडीपी की देखिए पहले कैसी थी, आज कैसी हो गई, और पहले लोग कैसे पढ़े लिखे थे, आज कैसे हैं। उसके आधार पर हमारा वैश्वीकरण
अब ज़्यादा जगह जगह पर डेयरी उद्योग देखिए खुल गए। उसके कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ सबके खर्चे अच्छे से चलने लगे, राशन की दुकान है ये भी आ गई हैं, और ज़्यादा तो वैश्वीकरण, लोगों के सुधार के उपाय जितने किए गए वो सारे वैश्वीकरण के अंदर इसमें सम्मिलित हैं। और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। राजनीतिक दलों में अगर लोकतंत्र ना होता तो देखिए हमारी व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल पाती, क्योंकि लोकतंत्र जनता द्वारा शासन होता है। जो जनता शासन करती है और उसके बारे में बताती है अपनी कमियों को, उसको जब सरकार पूरा करती है तो उस शासन को हम कहते हैं, और ये बहुत ही अच्छी रही है। भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है ये बताया। जो तृतीय क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय चतुर्थ, 4 है। इसमें तृतीय क्षेत्र कौन सा है? तृतीय क्षेत्र आपको पता है कि सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र के अंदर मोटर वाहन गाड़ियाँ जो ये हमारी चली, इनसे ही व्यापार शुरू हुआ। अगर हम कहीं गांव में हैं तो यहाँ शहर में आने के लिए उसी की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए मैंने ये सबसे ज़्यादा काम किए हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंदर अगर हमारी गाड़ियाँ नहीं होती तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर हमें घर पे ड्यूटी भी जाना है तो हमारे पास वाहन होना चाहिए। तो इसके कारण सबसे ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, क्योंकि घर घर में गाड़ियाँ और इनके वाहन आने जाने के साधन हो गए, जिसके कारण हम दूर से दूर सफर तय करके अपने जीवन को अच्छे से आदान प्रदान कर सकते हैं। और इसमें अथवा भी दिया, देखिए असंगठित क्षेत्र, श्रमिकों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। असंगठित क्षेत्र जहाँ लोग मिलजुल कर नहीं रहते हैं, इसमें श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं तो दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन इसमें असंगठित क्षेत्र बताया है क्यों आवश्यक है। क्योंकि अगर हम श्रमिकों की मदद नहीं करेंगे तो जो कार्य हमारे श्रमिक करने आते हैं वो सब हम सबको करना पड़ेगा। तो जो हमारा समय बचता है हम अपना कार्य बाहर का जब भी कर पाते हैं कि हमारे श्रमिक हमारे घर के और छोटे मोटे कार्यों में हाथ बटाते हैं, तो इसके कारण हम बाहर के कार्य करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छाई प्रदान होती है, मुझे समय बचता है, समय की बचत। देखिए अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए हैं जो 5 नंबर के हैं, और देखिए सबसे इजी पहला ही क्वेश्चन आपको दिया है, आपने जगह जगह पर देखा होता कि ग्रामीण इलाकों में शबने अवज्ञा आंदोलन जो हमारे महात्मा गांधी ने चलाया था 1919 में ये चलाया था, और इसमें इन्होंने कितने सारे आंदोलन चलाए। इसमें असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग, चोरी चौरा कांड, और ये सारे जितने भी हैं सब इसी के अंदर आते हैं। और असहयोग आंदोलन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन से अलग ना हो। असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया था, जब जनरल डायल ने आकर यहाँ पर बहुत सारी फायरिंग की थी और जिसमें अनेक स्त्री पुरुष जो निर्दोष थे वो मारे गए थे। इसके बाद ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था, और 1914 15 तो दिखाई दे रहे हैं कि गांधी जी बैरिस्टर बनकर भारत लौटे थे। इसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग मीन्स होता है कि हम अंग्रेजों के सहयोग में कार्य नहीं करेंगे, बस उसी के ऊपर आपको लिखना है। और हर साल ये पूछा जाता है असहयोग आंदोलन क्या है, तो ये आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, 101 पेज हर बच्चे ने लिखा होगा, उम्मीद कर यही करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन था। और इसमें अथवा में दिया हुआ है भारत में विभिन्न समुदायों में सामूहिक अपनेपन की भावना विकसित करने के तरीके का विश्लेषण कीजिए। देखिए जब ऊपर का इतना इजी था तो नीचे का भी इजी है, लेकिन किसी ने शायद इसे नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा हिंट में आपको जरूर बताएंगे। देखिए इसमें समुदाय जो होते हैं हमारे समूह में रहने की एक प्रवृत्ति चली आती है। हम कोई भी कार्य अगर समूह में करते हैं तो हमारा शीघ्र हो जाता है, लेकिन जब अकेलेपन से करते हैं तो नहीं होता। अपनेपन की भावना विकसित तभी होती है कि जब मिलजुल कर कोई कार्य करते हैं, लेकिन आज के समाज में किसी को इतना टाइम नहीं है कि मिलजुल के कार्य नहीं, लेकिन जहाँ भी हम कार्य करते हैं उन सबसे हम मिलजुल के कार्य आज भी करते हैं, तभी हमारी संस्था ऊपर उठ सकती है। चाहे घर हो चाहे बाहर हो, जब तक हम सभी मिलजुल कर एक साथ होकर कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारी किसी भी चीज़ में तरक्की नहीं है। और इसके बाद आप देखेंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को बढ़ावा देने में लोकतंत्र की अन्य प्रकार की सरकारें बहुत बेहतर है। देखिए व्यक्ति की स्वतंत्रता की गरिमा को, जब तक हम स्वतंत्र हुए 1947 के बाद हम स्वतंत्र हुए, तब उनकी गरिमा कैसे बढ़ गई। लोगों ने अपने कार्य किए, गांधी जी ने सूती मिलें खोली, उन्होंने अपनी एकता और अखंडता को रखने के लिए दांडी यात्रा की। तो इसके बाद देखिए व्यक्ति को स्वतंत्रता अपनी गरिमा को बढ़ाने के लिए लोकतंत्र के अन्य प्रकार से बहुत ही बेहतर सिद्ध हुआ, जिन्होंने सूती वस्त्र बनाए और ये कहा जब तक सभी बहनों को और सभी को वस्त्र नहीं मिल जाएंगे तब तक हम वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो गांधी जी ने बहुत ही भरसक प्रयास इनके लिए किए, और सबसे ज़्यादा इनके तर्कों के साथ पुष्टि कीजिए। तो ये बताया कि कैसे इन लोगों ने क्या किया, तो गांधी जी ने ये सारे कार्य किए थे, उसी के ऊपर ये है। ये भी बहुत ही इजी आपका बताया। लोकतंत्र में उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन। उत्तरदायी क्या होता है कि जिस प्रकार उत्तर देना, किसी चीज़ का उत्तर देना किसका कार्य होता है, जनता का। लोकतंत्र शासन में अगर जनता नहीं है तो लोकतंत्र शासन बेकार होता है। तो जनता से पूछ के जो भी कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी से किसी तरह का उत्तर देना,
इसे। और उसके बाद ग्रामीण व्यवस्था को स्वयं सहायता समूह, ये तो बहुत ही ज़्यादा हर बार बताया, स्वयं सहायता समूह आज घर घर में फैला हुआ है। हर लेडीजें क्या करती हैं, 100 रुपये 200 रुपये से अपना कार्य शुरू करती हैं। 10 से 20 लेडीजें जुड़ जाती हैं और घर घर में एक अपना बनाती हैं ग्रुप, और उसमें क्या करती हैं, बैंक में पैसे एकत्रित करती हैं और उन पैसों को निकालकर 10, 20, 30 हज़ार जैसे ही उनके हो जाते हैं, 50 हज़ार, वैसे भी छोटा छोटा बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस करके उसे बहुत बड़ा बना लेती हैं। वो क्या करती है, 50 हज़ार रुपये ले लिए, 200 रुपये उसी में से भरती नहीं। और इसके बाद उन्होंने छोटा बिजनेस खोलने के बाद क्या होता है कि उन सभी को वो बिजनेस खोलने के बाद इतना अच्छा चलता है, और बिजनेस चलने के बाद वो क्या करते हैं कि उस बिजनेस से लेडीजें छोटा मोटा कार्य करती हैं, और कार्य करने के बाद उन्होंने जगह जगह पर क्या कार्य किए कि अपने घर में बिजनेस किया, और बिजनेस से उन्होंने कई सारे पैसे कमाने के बाद उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाया है। तो स्वयं सहायता समूह जगह जगह पर विकसित है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां लेडीज ना बनाए हो। इसमें 10 से 20 लेडीज जुड़ जाती हैं, अच्छा पैसा पैदा करके और घर में अपने पैसे तैयार करती आई हैं। तो ये है भूमिका इनकी लेडीजों की, और जो इन्होंने छोटे पैसों से इतना बड़ा व्यापार किया, ये इनकी एक समझदारी रही। और देखिए आज इतनी बगैर पढ़ लिख करके भी और घर में बैठकर इतना अच्छा पैसा कमाती है। ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही ऐसा हो पाया है, केवल 200 रुपये जोड़कर, और आज इतने बड़ी बिजनेसमैन बन चुकी हैं। तो आज लेडीजों को भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार मिला है, जो गाँव में है उनको भी, और शहर में तो ऑलरेडी करती ही हैं। सस्ता एवं सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। ये बताया सस्ता कर्ज कहाँ मिले। आप देखते हो कि जब आपने 50 हज़ार रुपये लिए तो 2% पे केवल लगता है। अगर आपने वहां से कर्ज लिया तो बहुत ही जल्दी आप कर्ज को मुक्त कर देंगे, और लेकिन अगर आपने किसी कर्जदार पे लिया तो आप बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये बताया कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो लोन ले सकते हैं, उस पर अपना कार्य करें किसी बिजनेस के लिए, लेकिन आप किसी से वैसा लोन मत लें, नहीं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी में बताया सस्ता लोन हमारा ऐसे ही मिलता है। छोटी मोटी क्या करते हैं स्वयं, और इसके आगे के कार्य करते हैं, और थोड़ा पैसा जुटाकर एक बड़ा सा व्यापार खड़ा कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए आपका पेपर समाप्त है, और बहुत ही बेस्ट पेपर था। और आगे भी आप लोग इसी तरह अगर जुड़े रहेंगे तो आपका संस्कृत का, हिंदी का भी पेपर आएगा, इसी तरह आपको मिलेगा। समय से पहले आपको हिंदी का पेपर मिल जाएगा जैसे ही आएगा। मैं हर बार परीक्षा में जाती हूँ, आज भी मैं एग्जाम दिलाने गई थी तो वहाँ मैंने बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है कि बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान OMR शीट में रहे हैं। तो आप हमारे ग्रुप जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में OMR शीट के बारे में देखिए, और आगे नेक्स्ट आपका हिंदी का आएगा, आपको टाइम से पेपर मिलेगा। और देखिए जो भी आप कमी करते हैं, सबसे पहले प्रत्येक ग्रुप पर हमारी आपकी कमियाँ सब बताएंगे जो आप नेक्स्ट पेपरों में आप ना कर सकें। अब आप आगे आने वाले हैं इस हिसाब से। तो अब आप थैंक यू और धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए और मिलते रहिए इसी प्रकार।